इस क्लास में हम लोग 8 क्लास का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का देखेंगे। भूमि, मृदा, जल एवं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये सब को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार एवं तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। चलिए आगे चैप्टर से शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मतलब सुबह में उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटे बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बढ़ाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद केवल 2 ही फसल उगा पाते हैं, मक्का और सेम। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब इतना नहीं, मतलब उसमें उपज पाता कि उनके साल भर का भोजन भी बढ़िया से चल सके। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तब वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ी से लगे हुए एक विस्तृत घास के बड़े मैदान पर स्थित है। कहने का मतलब उनका भेड़ों का बाड़ा, मतलब जो भी भेड़ है उसके दूरी पर पहाड़ी से लगे हुए एक विस्तृत मतलब बड़ा घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। जैविक कृषि कुछ और दिया हुआ है। विश्व की 90% जनसंख्या क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन करना है। विश्व की किधर है रे, ग्रीन कलर ले लेते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर तो विरल जनसंख्या वह निर्जन है। इसे नोट करना था। मांबा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। 2 राज्य में भी देखते हैं कि अंतर हो जाता है। तो ये दोनों तो विश्व के अलग अलग स्थान पर ही रहते हैं। यहाँ विभिन्न भूमि की गुणवत्ता, मृदा, इसे भी नोट करना है।
मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण इस स्थान पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन का उपलब्धता। इसे केवल सुन लीजिएगा। भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। भूमि मतलब व्यक्ति के रहने लायक। देखिए, इसको नोट करना है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। आवास मतलब सभी रहने योग्य नहीं है। चलिए, जिसको अंडरलाइन करें कृपया करके उसे आप लोग नोट कर लिया करें, ताकि दोबारा एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत ना पड़े, केवल रिवीजन करें और काम हो जाए। मुख्यतः भूमि और जल के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकृता, संभावित निम्न क्षेत्र, स्थल, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। कैसा है? विरल अथवा निर्जल। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। देखिए, उर्वर मैदान जहाँ पर नदी पास में है, कृषि उपजा खेती मतलब उपजाऊ है, वहाँ पर तो जनसंख्या रहेगी, वहाँ सघन जनसंख्या है। देखिए किधर गया? सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, मतलब खेती करने लायक है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बस क्षेत्र हैं। इसे उपजाऊ होने के कारण यहाँ ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा इमेज को। भूमि उपयोग, इसके बारे में जानते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना। साधारणतः इस भूमि उपयोग कहते हैं, मतलब इसको भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्पा और पीटर के परिवार के विभिन्न उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक, इसका भी अंडरलाइन करेंगे। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि और उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है, मतलब उसे दो भागों में बांटा गया, भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जबकि सामुदायिक, इससे भी देख लेते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से विभिन्न व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट और औषधीय जड़ी बूटी को
एकत्रित करना। इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मतलब जनसंख्या बढ़ेगा तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि जो है सीमित है, जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यक्तियों की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता, वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र, सामुदायिक भूमि जहाँ लोग निवास करते हैं वहाँ पर व्यापारिक, लोगों ने सामुदायिक भूमि पर आधारित व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मतलब जहाँ पर व्यक्तियों को रहने लायक भूमि है उसे व्यापारिक, मतलब थी व्यापार का वहाँ पर खदाने उदाने थी लगाना शुरू कर दे रहे हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन और हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को देखते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रकार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ज़्यादा पेड़ कटने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे समय पर वर्षा न आना, सूखा पड़ना, मिट्टी का बंजर हो जाना, मरुस्थल जैसा लग रहा है पर्यावरण में। ये सब चीज़ें खतरा हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जैसे व्यक्ति बढ़ रहा है, उसका संसाधन भी बढ़ रहा है, लोगों के मन में तरह तरह की चीज़ें का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण ये हमारे प्राकृतिक में बदलाव करने के कारण ये नुकसान हो रहा है। भूमि के पैमानों पर विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर हो गया है। जो प्राकृतिक ने हमें दी है उसे खत्म होने का डर लग रहा है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। वन रोपण, भूमि उदार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रमुख कुछ सामान्य तरीके हैं। हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब हम एक पेड़ पौधे काटते हैं तो कम से कम उसकी जगह 5 पौधे लगाएं, ताकि आगे चलकर हमारे लिए पर्यावरण का नुकसान न हो। एक पौधे काटे, उसकी जगह 5 पौधे लगा दें। आगे मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे पतली परत कहते हैं, उसे ही मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। यही मृदा जब बाढ़ आता है तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए जिस क्षेत्र में अधिक बाढ़ आता है वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। स्थलीय रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारण करते हैं। मृदा का अनिर्माण चट्टान से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ, भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अब भूस्खलन के बारे में कुछ दिया हुआ है।
इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, शायद एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बन जाए। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होते हैं। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नहीं, अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था, यानी टूट गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ। गांव में कुछ विस्फोट हुआ, उसके कारण हुआ। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची, मतलब नुकसान हुआ। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया है। चलिए, न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इस क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, मतलब पेड़ पौधे लगाना। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। टूटने को ही क्षय होना बोलते हैं। मृदा परिच्छेदिका, इसमें क्या होता है? सबसे नीचे होता है जनक चट्टानें, जिसमें पत्थर उत्थर दिख रहा है आपको। उसके बाद अपक्षयी चट्टानें पदार्थ है। उसके बाद होता है बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा, मतलब मिट्टी। बालू होता है, उसके साथ गाद होती है, उसके बाद कले के साथ उपमृदा। उपमृदा मतलब उसके मिट्टी होती है, उसके ऊपर पतली ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जिसे बोलते हैं ना कि बाढ़ जब आता है तो वो ऊपरी मृदा को ही बहा कर लेके चला जाता है। इसी के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तथा भूमि पर पाई जाने वाले चट्टान से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव प्रकार पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। केवल
चलिए, केवल 1 सेंटी मृदा को बचाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में, मतलब उसका दोबारा से बनाने में यूज करने लायक बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए कितना हम लोग क्या करते हैं। मृदा के बारे में जानेंगे। किधर शुरू करूं? इधर से। जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुण, धर्म, खनिज मात्रा परंपरागत को निर्धारित करती हैं। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के इस संचय को निर्धारित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज अंडरलाइन करते हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। मतलब भारत तो ऐसे भी कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो धान की खेती और कपास के लिए उपयोगी है। उसके बाद जलोढ़ है, काली है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट, इसमें तो काजू उजू होता है लेटेराइट में। मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदा की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए, वे किस प्रकार भिन्न हैं। मृदा और निम्नीकरण संरक्षण के उपाय, मतलब मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। ये मल्च क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मल्च बनाना। पौधे के बीच, देखिए मल्च बनाना, इसके बारे में जानेंगे। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस को ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहे। जैसे हम कोई पौधा लगाएं और उसके चारों तरफ से पुआल, जो धान पीटते हैं ना और बच जाता है पुआल, तो उसके चारों तरफ से यदि हम किसी पौधे के नीचे रख देते हैं और पानी डालते हैं तो पुआल गीला रहता है कुछ समय और बहुत समय तक वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहती है। और यदि किसी कारणवश हम पानी कभी नहीं भी डालना भूल जाते हैं तब भी मिट्टी की उर्वरता रुकी रहती है और उससे वो पौधा आगे बढ़ जाएगा। मिट्टी कहीं बह के भी नहीं जाएगी।
मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। समोच्च रेखीय जुताई, ये देखिए कैसे है, मतलब इसे इस पहाड़ी क्षेत्रों में इसी प्रकार की समोच्च रेखीय जुताई की जाती है ताकि जल सीधे बहकर नीचे की ओर न जाके ऐसे मुड़ा हुआ है, ताकि और इसको लाइन बाय लाइन ऐसे काटा हुआ रहता है, उसी में जो भी रोपना होता है लोगों को वो रोप देते हैं। और ये इधर से जाकर नीचे से मुड़ा हुआ होता है, जो भी मिट्टी है ऊपर से जाकर और वहाँ पर पानी इकट्ठे हो जाते हैं, सारे दह के नीचे नहीं चले जाते हैं। ये वेदिका फॉर्म है। दोनों पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए देखिए ये कैसे बनाया गया है। चलिए, वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान, इसे भी नोट करना है। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो, मतलब उपजाऊ मिट्टी दह के पानी के साथ नीचे न चली जाए, इसके लिए। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये रक्षक मेखला है। हमारे गांव में भी इसी प्रकार की खेती होती है। ऐसे तो मैं बिहार की हूँ, तो बिहार में भी इस प्रकार हमारे गांव में खासकर ऐसे ही खेती किया जाता है। हमारे खेत के चारों तरफ क्या बोलते हैं, शीशों का पौधा लगा हुआ है, जिसके कारण जो हवा है वो फसल को नष्ट नहीं करती। रक्षक मेखला तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ये क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ये ऐसे ही कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करता है और मृदा क्षति को रोकता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मतलब एक कतार में अलग फसल और दूसरी कतार में अलग फसल, उसी को बीज की फसल उगाना कहते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से अधिक हो गई है। जल जब एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूपृष्ठ का 3/4 लगभग जल से ढका हुआ है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 ऐसे होता है, 3/4 को 3/4 बोलते हैं। इसलिए इसे जल ग्रहण करना उपयुक्त है।
लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि और भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढक लेते हैं। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढक लेते हैं। 2/3 2/3 और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय होता है, इसको भी नोट करना है। महासागर का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। लवणीय होता है, नमकीन होता है, पीने युक्त नहीं होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा और मानवीय उपभोक्ता के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए उपयोग के योग्य नहीं है। अलवन जल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमालय के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, मतलब बर्फ के रूप में है। और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, मतलब बर्फ पिघलेगा, उसके बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ पिघलने के बाद ही तो वो मानव के उपयोग के लायक कब न कब होगा। केवल 1% भाग अलवन जल उपलब्ध है, मतलब मनुष्य के पीने के लिए केवल 1% भाग, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदी और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में एक वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल, देखिए इसे भी देख लीजिएगा। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, मतलब बर्बाद करता है। ज़्यादा है। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू। कृपया करके आप लोग हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। और शेयर भी कर दिया करें।